गुजरात में ताउते तूफान की वजह से तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। आईएनएस कोच्चि ने तूफान से कितने लोगों को रेस्क्यू किया, कहां कोस्ट गार्ड ने बचाई लोगों की जान और कहां पर उखड़ गए तूफानी हवाओं के चलते पेड़। चक्रवाती तूफान से जुड़ी सभी बड़ी खबरें देखिए टॉप 9 तबाही का ताउते। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताउते सोमवार रात गुजरात के समुद्र तटों से टकरा गया। इसके असर से गुजरात के कई जिलों में तेज हवा और बारिश हो रही है। एहतियात के तौर पर कई जिलों की बिजली काट दी गई। ऊना में तेज हवा से करीब 200 पेड़ उखड़ गए, जिसके चलते यहाँ भी बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। ताउते को लेकर पीएम मोदी ने गुजरात और गोवा के मुख्यमंत्रियों और दमन और दीव के उपराज्यपाल से बात भी की है। ताउते तूफान को लेकर गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी राहत कार्यों पर नजर रखने के लिए खुद कंट्रोल रूम में मौजूद रहे। उन्होंने कलेक्टरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तटीय जिलों समेत राज्य के हालात की समीक्षा भी की। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डायरेक्टर जनरल ने बताया कि राज्य के 17 जिलों को अलर्ट पर रखा गया है। 7 राज्यों में एनडीआरएफ की 100 से ज्यादा टीमें तैनात हैं। गुजरात में सबसे ज्यादा 50 टीमें लगाई गई हैं। तूफान की कहर से बचाने के लिए बचाव और राहत दल अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना लगातार काम कर रहे हैं। सोमवार देर रात गुजरात के सासरगिर से दीव तक रोड को तूफानी हवाओं के बीच साफ करने के लिए काम कर रहे हैं। देश में किसी भी तरह की आपदा हो, भारतीय सेना हमेशा लोगों को बचाने में आगे रहती है। चक्रवात ताउते के कारण समुद्र में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। आईएनएस कोच्चि और 18 अब तटीय सपोर्ट पोतों ने सोमवार रात को 60 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया। ये लोग 273 यात्रियों वाली नाव में सवार थे। मुंबई तट से दूर निकल गई थी। आईएनएस कोलकाता भी बचे हुए लोगों की खोज और बचाव में शामिल है। खराब मौसम और समुद्र की तेज लहरों के बीच ऑपरेशन किया जा रहा है। चक्रवात ताउते की वजह से आई तेज हवाओं ने मुंबई में जोरदार तबाही मचाई है। मुंबई और ठाणे की कई जगह पर पेड़ उखड़कर सड़कों पर बिखर गए। कई घरों को मामूली नुकसान के अलावा मलाड, कांदिवली, दहिसर, अंधेरी और सांता क्रूज में प्रमुख सबवे बाढ़ की वजह से ट्रैफिक बंद हो गया। मुंबई में रेस्क्यू के लिए एनडीआरएफ की 3 टीमें तैनात हैं और 5 टीमें अलर्ट पर हैं। मुंबई में चक्रवाती तूफान ताउते का असर सोमवार को देखने को मिला। मुंबई में तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश होने से कई बड़े पेड़ उखड़ गए तो कई जगहों पर गाड़ियों को नुकसान भी पहुंचा है। मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार रात 10 बजे से एयर ट्रैफिक शुरू हुआ। इसे साइक्लोन की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बंद कर दिया गया था। वहीं कई जगहों पर घंटों लोकल ट्रेनों की सेवा भी ठप रही। महाराष्ट्र में भीषण चक्रवाती तूफान ताउते से जुड़े अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। 3 नाविक लापता हैं। इसके अलावा तूफान के कहर का शिकार 4 जानवर भी हुए हैं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कार्यालय ने नुकसान का आकलन भी किया और अधिकारियों को राहत कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देश भी दिए। भारतीय तटरक्षक जहाज समर्थ ने गोवा तट से चक्रवाती तूफान के कहर से 15 मछुआरों को बचाया। मिलाद नाम की नाव को सुरक्षित निकाला। इसके अलावा कोस्ट गार्ड जहाज सम्राट मुंबई ने 137 कर्मियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। कोस्ट गार्ड के मुताबिक सभी लोग सुरक्षित हैं। चक्रवाती तूफान ताउते का असर महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, गोवा और मध्य प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। प्रभावित इलाकों में तेज हवा के साथ भारी बारिश भी हो रही है। भारतीय मौसम विभाग ने तूफान को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और रायगढ़ जिलों में कई जगहों पर तूफान की वजह से फसलों और घरों को नुकसान पहुंचा है। कोकण में भी कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। देश के लिए बड़ी राहत की खबर है कि कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन मौत के मोर्चे पर संकट कायम है। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर सरकार का क्या फैसला है और ब्लैक फंगस का कहां पर कहर पहुंचा। कोरोना से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 कोरोना से जान। एक दिन में आने वाले कोरोना के नए केस और कम हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में देश में 2,62,891 नए मामले सामने आए हैं, जबकि रिकॉर्ड संख्या में 4,22,557 मरीज रिकवर भी हुए हैं। इतनी बड़ी रिकवरी की वजह देश में एक्टिव केस की संख्या घटकर 33,48,894 रह गई है। देश में नए केस तेजी से घट रहे हैं, लेकिन मौत का आंकड़ा कम नहीं हो रहा। पिछले 24 घंटे में महामारी ने 4,334 लोगों की जान ले ली। सबसे ज्यादा 1000 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। कर्नाटक में 476 और तमिलनाडु में 335 लोगों की जान गई है। यही नहीं, उत्तराखंड जैसे छोटे और कम जनसंख्या वाले प्रदेश में एक दिन में 223 लोगों की मौत हो गई है। केरल में कोरोना के मामले तेजी से गिर रहे हैं। राज्य में एक सप्ताह पहले ही 40,000 के करीब मामले आ रहे थे, जो अब घटकर 21,000 के पास हो गए हैं। इस बीच राज्य ने रिकवरी का रिकॉर्ड भी बनाया है। पिछले 24 घंटे में 99,000 से ज्यादा कोरोना मरीज केरल में रिकवर हुए हैं। वहीं राज्य में मौत के आंकड़े भी लगातार नियंत्रण में हैं।
यूपी में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 9,345 नए केस आए हैं। इस दौरान 23,000 से ज्यादा मरीज रिकवर भी हुए हैं। हालांकि यूपी को कोरोना से होने वाली मौतों पर अभी भी काबू पाना है। पिछले 24 घंटे में यूपी में 271 लोगों की मौत महामारी से हो गई। दिल्ली को कोरोना से बड़ी राहत मिली है। राज्य में पॉजिटिविटी रेट सिंगल डिजिट में आ गया है। वहीं 24 घंटे में 4,524 नए केस आए हैं, जो कि 5 अप्रैल के बाद सबसे कम है। इसके साथ ही लगातार चौथे दिन सोमवार को राजधानी में कोरोना के नए मामले 10,000 से कम आए हैं। हालांकि एक दिन में 340 मरीजों की मौत होने से संकट बरकरार है। प्लाज्मा थेरेपी को कोविड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हटा दिया गया है। नेशनल टास्क फोर्स की मीटिंग में इस पर चर्चा हुई थी, जिसमें कहा गया है कि प्लाज्मा थेरेपी से फायदा नहीं होता। स्वास्थ्य मंत्रालय की ज्वाइंट मॉनिटरिंग ग्रुप ने कोरोना के मरीजों के लिए रिवाइज क्लिनिक गाइडलाइंस जारी की हैं। इसमें प्लाज्मा थेरेपी का कोई जिक्र नहीं किया गया है, जबकि पहले प्रोटोकॉल में प्लाज्मा थेरेपी शामिल थी। प्रधानमंत्री मोदी कोरोना के हालात को लेकर देश के 19 राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उन राज्यों के 100 जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे। ये संवाद 2 अलग अलग समूहों में आज और 20 अप्रैल को होने हैं। प्रधानमंत्री आज 9 राज्यों के 46 जिलों के कलेक्टरों से बात करेंगे। इस दौरान उन राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे, जबकि 20 मई को देश के 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ पीएम मीटिंग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश भर के डॉक्टरों से कोविड-19 पर उनके सुझावों और अनुभवों के बारे में जाना। पीएम ने डॉक्टरों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। इस दौरान जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट समेत देश भर के डॉक्टर्स मौजूद थे। डॉक्टर्स ने इस खतरनाक महामारी से निपटने के दौरान अपने अनुभवों को साझा किया और अपनी ओर से सुझाव दिए। राजस्थान में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आने लगे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। ये बीमारी खतरनाक तरीके से कोविड संक्रमित लोगों को प्रभावित करती है। मंत्री ने कहा है कि एक प्राइवेट अस्पताल में इस बीमारी से ग्रस्त लगभग 100 मरीज भर्ती हैं, जबकि एसएमएस अस्पताल में भी इसके लिए एक यूनिट खोली गई है। कोरोना के खिलाफ लड़ाई का चेहरा रहे के अग्रवाल नहीं रहे, ये पूरे देश के लिए तकलीफ की खबर है। देश के दूर दराज के गांव और कस्बों का हाल क्या है, कहां कोरोना कहर बनता जा रहा है, देखते हैं टॉप 9 कोरोना अलर्ट। जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल का निधन हो गया। डॉक्टर अग्रवाल कोरोना से पीड़ित थे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट रहे अग्रवाल कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद के लिए सक्रिय रहते थे। पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर अग्रवाल ने महामारी की पहली लहर से लेकर खुद बीमार होने तक कई जिंदगियों को बचाया। डॉक्टर के अग्रवाल के निधन से कोरोना से जंग को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डॉक्टर अग्रवाल लाखों लोगों को अपने वीडियो मैसेजेस के जरिए भी कोरोना को लेकर गाइड करते रहते थे। खांसी के साथ में जुकाम हो रहा है तो वो एलर्जी, खांसी जुकाम के साथ में अगर आपको बुखार हो रहा है तो वो फ्लू, और फ्लू के बदले में अगर आपको खांसी के साथ में बुखार हो रहा है और खांसी बढ़ती जा रही है, बुखार बढ़ता जा रहा है, तो वो कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ब्लैक फंगस का प्रकोप दिल्ली से सटे गाजियाबाद तक पहुंच गया है। जिले में लगभग 11 मामले सामने आए हैं। रविवार को अपने दौरे में योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर चिंता जाहिर की थी। ऐसे में मरीजों का इलाज कर रहे ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर ब्रिजलाल त्यागी का कहना है कि जिनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है, उनको कोरोना के बाद ये बीमारी पकड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार न सिर्फ कोविड संकट के प्रबंधन में विफल रही, बल्कि लोगों के साथ खड़ी तक नहीं हो पाई। राहुल गांधी ने ट्वीट में तंज किया है कि पीएम केयर के वेंटिलेटर्स और स्वयं पीएम में कई समानताएं हैं। दोनों का हद से ज्यादा झूठा प्रचार हुआ और दोनों ही अपने काम में फेल रहे और जरूरत के समय दोनों को ढूंढना मुश्किल है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की है। इस मुलाकात में उन्होंने कोरोना की स्थिति और किसान आंदोलन को लेकर चर्चा की। शाह से मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में महामारी को लेकर हमारी तैयारियों और किसान आंदोलन की वर्तमान स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पंचायत चुनाव के बाद लोग कोरोना जैसे लक्षणों से दहशत में हैं। जिले के रतनपुर कला में इन दिनों बुखार के मामले बढ़ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव से लेकर अब तक 20 से 25 लोगों की मौत हो चुकी है। आरोप है कि इसके बावजूद स्वास्थ्य केंद्र बीते कई दिनों से खुला तक नहीं है और न ही मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जा रहा है। रुड़की के लिपरहिड़ी गांव में मौत के तांडव से खौफ का आलम है। गांव में कुछ दिनों में 30 लोगों की मौत हो गई है। इन सब में कोविड जैसे लक्षण दिखे थे और उसके बाद उनकी मौत हो गई। आज मंगलौर लिपरहिड़ी की हालत बद से बदतर है। आज समाचार पत्र में छप गया तो सब लोगों एकदम एक गंभीरता दिख रही है।
मेरठ के दुल्हेड़ा चौहान गांव में कोरोना कहर बनकर टूटा है। 20 दिनों में 20 मौतों से गांव में भारी खौफ है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत चुनाव के बाद हालात ज्यादा बिगड़े हैं। गांव वाले स्वास्थ्य विभाग से मेडिकल कैंप लगाने की मांग कर रहे हैं। ग्राम प्रधान के अनुसार 50 से ज्यादा घरों में एक या कई लोगों की तबीयत खराब है, जबकि अगर जाँच कराई जाए तो कोरोना के काफी मरीज मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में कोरोना को भगाने के लिए लोग पूजा पाठ में जुटे हैं। जौनपुर के जलालपुर से जो तस्वीरें आई हैं, उनमें इस दौरान लोग कोविड नियमों को नजरअंदाज भी करते दिख रहे हैं। बताया गया है कि पिछले 21 दिनों से महिलाएं प्रतिदिन कोरोना महामारी भगाने के लिए यूं ही परिक्रमा करके जलाभिषेक कर रही हैं। कोरोना को कैसे खत्म करेगी डीआरडीओ की नई दवा? दिल्ली में वैक्सीन को लेकर स्थिति क्या है? कर्नाटक में कहां सेवा की मिसाल डॉक्टर पेश कर रहे हैं? कोरोना को हराने वाली खबरें देखिए। टॉप 9 हारेगा कोरोना। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG लॉन्च हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना के इलाज में 2DG भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। डीआरडीओ का कहना है कि इस दवा से मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता कम होगी, साथ ही उन्हें ठीक होने में 2-3 दिन कम लगेंगे, यानी अस्पताल से मरीजों की जल्दी छुट्टी हो सकेगी। डीआरडीओ की दवा 2DG का इस्तेमाल फिलहाल सीमित संस्थानों में ही हो सकेगा। डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी ने बताया कि अभी यह दवा एम्स, सेना के अस्पतालों और जरूरत पड़ने पर कुछ दूसरे संस्थानों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दवा जून के पहले हफ्ते से देश के सभी अस्पतालों में उपलब्ध हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र से मिली चिट्ठी में दिल्ली को मई महीने में 18 से 44 उम्र वालों के लिए और वैक्सीन नहीं मिलने की बात कही गई है। हालांकि इस महीने दिल्ली को 45 साल से ज्यादा उम्र वालों के लिए 3.83 लाख डोज वैक्सीन जरूर मिलेगी। दिल्ली सरकार ने मांग की है कि सरकारी स्कूलों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए जो वॉक इन वैक्सीनेशन की सुविधा शुरू की गई है, उसे केंद्र सपोर्ट करे। अभी दिल्ली के पास में 45 प्लस के लिए 4 दिन की वैक्सीन है, लेकिन 18 से 44 उम्र के लिए केवल 3 दिन की वैक्सीन बची है। ऐसे में अगर वैक्सीन नहीं मिली तो इस वर्ग का वैक्सीनेशन रुक जाएगा। चंडीगढ़ में कोरोना मरीजों के लिए यूनाइटेड सिख संगठन ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन सुविधा वाला 50 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया है। संगठन के निदेशक गुरप्रीत सिंह ने बताया कि वे लोग इस सेंटर में उन मरीजों को जगह देंगे जिन्हें अस्पताल रेफर करके यहाँ भेजेंगे। वाराणसी में बीएचयू के डॉक्टरों की टीम ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य जाँच और कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है। बीएचयू के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रोफेसर विजयनाथ मिश्रा ने कहा कि रमड़ा गाँव से इसकी शुरुआत हो रही है। यूपी के कई गांवों में कोरोना की स्थिति खराब बताई जा रही है और जानकारी के अभाव में टेस्ट न कराने से मौतों की खबरें भी आ रही हैं। ऑक्सीजन कालाबाजारी मामले में दिल्ली की कोर्ट ने आरोपी नवनीत कालरा को 3 दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। दिल्ली के खान मार्केट में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया। रविवार को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कालरा को गिरफ्तार किया था। उसे दिल्ली की साकेत कोर्ट में पेश किया गया। दिल्ली पुलिस ने उसकी 5 दिन की रिमांड मांगी थी। मैसूर के 10 डॉक्टरों ने इस कोरोना काल में सेवा की मिसाल कायम की है। स्थानीय कावेरी अस्पताल के डॉक्टरों की टीम अस्पताल में मरीजों का मुफ्त इलाज करती है। इन डॉक्टरों का कहना है कि उनका मिशन बस मरीजों को स्वस्थ करके उनके घर भेजना है और इसी में उन्हें सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। मानवता की मिसाल कायम करने वाले मैसूर के इन डॉक्टरों से TV9 भारतवर्ष ने बातचीत की है। पहले सोच रहा था, लेकिन अभी पूरा भरोसा है। वो पूरा ट्रीटमेंट, फ्री ट्रीटमेंट जो दे रहे हैं, ये हमें अच्छा अवसर मिला है कि जनता को सर्व करें इस महामारी के दौर पे। स्टाफ इधर वॉलंटियरली फ्री में काम करने के लिए आए हैं। ममता सरकार नारदा केस में आगे क्या रणनीति अपनाएगी? देर रात प्रेसिडेंसी जेल भेजे गए टीएमसी नेता और सीबीआई की कार्रवाई से पश्चिम बंगाल में क्यों भूचाल आया? राज्यों से जुड़ी खबरें देखिए। टॉप 9 सीबीआई का खेला। नारदा केस में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले पर ममता सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। कोलकाता हाई कोर्ट टीएमसी नेताओं की जमानत पर रोक लगा दी है और सीबीआई कोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें फरहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और शोभत चटर्जी, चारों नेता कल सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी। इससे पहले सालों पुराने नारदा घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने टीएमसी के चारों नेताओं को अंतरिम बेल पर रिहा करने का आदेश दिया था। नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में ममता बनर्जी ने सीबीआई ऑफिस में धरना दिया था और खुद को अरेस्ट करने की चेतावनी दी थी। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में धरना प्रदर्शन किया।
नारदा घोटाले केस में कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले के बाद गिरफ्तार किए गए टीएमसी नेता फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा और सोवन चटर्जी को सोमवार देर रात सीबीआई ऑफिस से प्रेसिडेंसी जेल ले जाया गया। इससे पहले सीबीआई दफ्तर में चारों टीएमसी नेताओं की मेडिकल जांच एक मेडिकल डॉक्टरों की टीम ने किया। नारदा स्टिंग केस में सीबीआई की कार्रवाई से पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है। सोमवार सुबह कोलकाता के विभिन्न हिस्सों से इन सभी नेताओं के घरों से उन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद सभी को निजाम पैलेस में बने सीबीआई के दफ्तर में ले जाया गया। एजेंसी ने अदालत से आरोपियों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने नारदा स्टिंग केस में टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सत्तारूढ़ दल के राज्य में कई जगहों पर किए गए विरोध प्रदर्शन पर गहरी चिंता जताई है और ट्वीट करके कहा है कि बंगाल के इस हालात से चिंतित हूं। सरकार को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में कोलकाता के निजाम पैलेस में मौजूद सीबीआई दफ्तर पर टीएमसी के सैकड़ों समर्थक लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए जमा हो गए। उन्होंने मेन गेट पर लगाए गए बैरिकेड्स तोड़ दिए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कुछ प्रदर्शनकारियों ने तैनात सुरक्षा कर्मियों पर पथराव भी किया और प्लास्टिक की बोतलें भी फेंकी। इसके अलावा हुगली, उत्तर 24 परगना और दक्षिण परगना जिलों समेत अन्य इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस के कई नेता सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की जांच के रडार पर थे। नवंबर 2020 में ईडी ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन में पूछताछ के लिए 3 टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजकर डॉक्यूमेंट मांगे थे। इनमें मंत्री फरहाद हाकिम, हावड़ा सांसद प्रसून बंदोपाध्याय और पूर्व मंत्री मदन मित्रा की आय और व्यय का हिसाब मांगा गया था। पश्चिम बंगाल में 2016 के विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि 2014 में हुई रिकॉर्डिंग में कथित तौर पर टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश ले रहे थे। ये नेता पैसा काम कराने के एवज में लेते नजर आए थे। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने टीएमसी के आरोपी चारों नेताओं के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दी थी। सीबीआई ने इन नेताओं के खिलाफ केस चलाने के लिए राज्यपाल से अनुमति मांगी थी। साल 2014 में हुए अपराध के समय भी ये सभी मंत्री थे। राज्यपाल की मंजूरी के बाद सीबीआई अपनी चार्जशीट तैयार कर रही है और सबको गिरफ्तार किया गया है। ओलंपियन सुशील पहलवान पर क्यों किया गया 1 लाख रुपए के इनाम का ऐलान? मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर क्या आरोप लगे हैं? और इजराइल फिलिस्तीन जंग में रात भर हुए धमाके। देश और दुनिया की अहम खबरें देखिए टॉप 9 देश विदेश। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में फरार आरोपी ओलंपियन सुशील पहलवान पर पुलिस ने 1 लाख रुपए का नाम घोषित कर दिया है। इसके अलावा सुशील के खास सहयोगी अजय पर 50,000 के नाम घोषित किया गया है। इससे पहले दिल्ली में कोर्ट ने इसी मामले में सुशील कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। उत्तर प्रदेश के बागपत में सोमवार को एक समुदाय के 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बाइक से पिकअप वैन में टक्कर से हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पथराव की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया गया है। मृत महिला के बेटे और सिंघार के नौकरों के बयान के आधार पर उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, जिसमें उन्होंने माना है कि विधायक और महिला के बीच नोकझोंक होती थी। महिला ने रविवार को सिंघार के बंगले पर खुदकुशी कर ली थी। भरतपुर में मजदूरों को भरकर ले जा रही बस को उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर पुलिस ने जब्त कर लिया, लेकिन मजदूरों को उनके भरोसे पर छोड़ दिया। बस में करीब 62 महिलाएं, पुरुष सहित बच्चे भी बैठे थे। बस को जब्त कर ऊंचा नगला चौकी पर खड़ा कर दिया गया और मजदूर पूरे दिन इधर उधर भटकते रहे। मजदूरों ने बताया कि वे जयपुर से एक ईंट भट्टे पर मजदूरी करते हैं। काम बंद होने की वजह से उनके पास खाने तक के पैसे नहीं है, लिहाजा ठेकेदार उन्हें बस से बाराबंकी भेज रहा था। उड़ीसा पुलिस की क्विक एक्शन टीम ने सोमवार को राजधानी भुवनेश्वर से 582 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की। इसकी कीमत 60 लाख रुपए आंकी जा रही है। क्विक एक्शन टीम ने मामले में 2 और तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं तलाशी के बाद आरोपियों के पास से एक गाड़ी, 2 मोबाइल फोन, 1900 रुपए नकद और अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई है। आरोपी मछली बेचने के बहाने नशा तस्कर गिरोह चला रहे थे। इजरायली फिलिस्तीनी आतंकी संगठन ने हमास के 5 कमांडरों के घरों पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने इस हमले का वीडियो जारी किया है। वहीं इजरायली सेना ने दावा किया है गाजा में हमास के आंतरिक सुरक्षा मुख्यालय पर किया हमला। इजरायल ने वीडियो जारी किया।
इजरायली सेना ने फिलिस्तीन के गाजा में हमास के ठिकानों पर चुन चुन कर हमले कर रही है। हमले में अब तक करीब 200 फिलिस्तीनियों लोग मारे गए हैं, जबकि 1300 लोग घायल हुए हैं। इजरायली सेना गाजा में बहुमंजिला इमारतों को निशाना बना रही है। इजरायल की ओर से इमारतों में हमास के सदस्यों के छिपे होने का दावा किया गया है। इजरायल के बड़े रक्षा अधिकारियों के साथ बैठक के बाद पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा पट्टी में आतंकी ठिकानों पर हमला जारी रहेगा। उनके मुताबिक जब तक इजरायलियों की शांति और सुरक्षा के लिए जरूरी होगा, तब तक गाजा पर पूरी ताकत से हवाई हमले जारी रहेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और आत्मरक्षा के अधिकार के लिए इजरायल को फिर समर्थन जताया है। हिंसा से निपटने के प्रयासों का स्वागत किया, लेकिन अपने नागरिकों के हताहत होने और पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।